स्टार्ट करते हैं यहाँ से आंसर राइटिंग। जैसा कि मैंने आपको 1 से 5 क्वेश्चन तक यहाँ से आपको बता दिया था, ठीक है। जो 2066 कोड है इसका मैंने आपको 5 नंबर तक क्वेश्चन बता दिए थे, 1 से 5 नंबर तक, ठीक है। अब यहाँ से 6 नंबर से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है। और मैंने 6 नंबर क्वेश्चन कल आपको बताया भी था कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मुद्रास्फीति के मांग जनित और लागत जनित कारकों का सविस्तार वर्णन करना है, ठीक है। तो क्या है ये क्वेश्चन, देखो छोटा है तो इसमें हमको ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पर नहीं डालना है, ठीक है। तो क्या है, पहला यहाँ पर डालेंगे दृष्टिकोण। दृष्टिकोण में क्या लिखेंगे, दृष्टिकोण में देखो आप क्या पॉइंट आपको, देखो दृष्टिकोण आपको हेडिंग नहीं लिखनी होती है, दृष्टिकोण सिर्फ आपको बनाना होता है अपने माइंड में कि क्या हमको क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है। आपका दृष्टि कैसे रहनी चाहिए इसमें देखने के लिए, ठीक है। तो पहला इसमें लिखेंगे, पहली बात आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, परिचय देंगे कि मुद्रास्फीति क्या है, ठीक है। मुद्रास्फीति के बारे में बताएंगे। उसके बाद भारत में मुद्रास्फीति की मांग जनित कारक जो हैं वो क्या हैं, और आपकी जो लागत जनित जो हैं कारक वो क्या हैं, दोनों बातें आप यहाँ पर बताएंगे सेकंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में आप इसकी बात बताने के बाद अपना निष्कर्ष दे देंगे, ठीक है। तो 3 ही पॉइंट्स में आपका आंसर यहाँ पर बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं, आंसर देखते हैं कैसा होगा। तो देखते हैं इसमें पहले बार लिखेंगे आंसर में अपना, मुद्रास्फीति क्या है, मुद्रास्फीति के बारे में बताएंगे। तो मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में समान कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि और एक समयावधि के दौरान मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट को संदर्भित करता है, ठीक है। यह मुख्य रूप से कारकों के 2 समुच्चयों अर्थात मांग जनित कारकों और लागत जनित प्रेरित जो कारक हैं उनके कारण यहाँ पर होता है, ठीक है। इतना आप लिखेंगे यहाँ। उसके बाद क्या लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप नीचे, मांग जनित मुद्रास्फीति, ये हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे नीचे, ये तब उत्पन्न होती है जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है, ठीक है। ये निम्नलिखित कारकों से होती है। कौन कौन से कारक इसके, इस कारक में आप फर्स्ट हेडिंग डालेंगे इसमें, या ए हेडिंग करके डाल देंगे, ठीक है। क्या डालेंगे, सरकारी व्यय में वृद्धि, ये हेडिंग होगी। हेडिंग के आगे लिखेंगे सरकारी व्यय में वृद्धि, उदाहरण के लिए जैसे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण जो आपकी लाभार्थी हैं उसमें क्रय शक्ति में वृद्धि करता है, जो निरंतर आपूर्ति पर मांग में वृद्धि करता है, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि होती है, ठीक है। ये आप लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आप इसी में डालेंगे, बी पॉइंट डालेंगे, आय में बढ़ोतरी, लोगों के हाथ में अधिक से अधिक व्यय योग्य आय जो कारण है वो क्रय शक्ति में वृद्धि करता है ना। उदाहरण के लिए आप जैसे 7वां वेतन आयोग है उसमें कार्यान्वयन के लिए कारण यहाँ पर वस्तु सेवाओं की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई थी, जिसके फलस्वरूप मुद्रास्फीति में भी यहाँ पर वृद्धि हुई थी। तो सेकंड पॉइंट में आप ये बता देंगे। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे उपभोग प्रतिरूपों में बदलाव, ये आपकी हेडिंग होगी। इस हेडिंग के अंदर लिखेंगे उपभोग में वृद्धि, उदाहरण के लिए प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दालें, अंडे, मछली आदि के उपभोग में वृद्धि अर्थव्यवस्था में इन वस्तुओं की कीमतों पर वृद्धि कर सकती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आप क्या लिखेंगे, फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। तो इसमें हेडिंग यह रहेगी आपकी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। इसमें लिखेंगे आप भारत के संदर्भ में बढ़ती जनसंख्या के कारण मांग में वृद्धि हुई है, ठीक है। परिणाम स्वरूप मांग आपूर्ति असंतुलित हो जाती है, जिससे क्या है कीमतें और भी यहाँ पर बढ़ जाती हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे अपनी जो 5वीं हेडिंग रहेगी, फिफ्थ हेडिंग, काला धन, ये हेडिंग है। उसके अंदर लिखेंगे ये वस्तुओं की मांग में वृद्धि करता है जिससे आवश्यक वस्तुओं की व्यापक जमाखोरी और कालाबाजारी होती है। उदाहरण के लिए काले धन का एक बड़ा भाग शहरी क्षेत्रों में अचल संपत्ति खरीदने और बेचने के उपयोग किया जाता है। इस प्रकार मांग को बढ़ावा मिलता है और यहाँ पर अचल संपत्ति की कीमतों में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब मैक्सिमम काला धन हमारे पास होगा और लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उसकी क्या कीमत बढ़ जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं, इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे। आप इसकी जो पहली हेडिंग थी मैंने आपको बता दी कि जो आपकी हेडिंग थी भारत में जो मांग जनित की, उसके बाद क्या है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, ये क्या है इसको देखते हैं। इसमें आप डालेंगे हेडिंग डालेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति। इसमें लिखेंगे ये तब उत्पन्न होती है जब उत्पादन में लागत में वृद्धि होती है, ठीक है। वस्तुओं सेवाओं की समग्र आपूर्ति घट जाती है, ये निम्नलिखित कारकों से होती है। इसमें आप लिखेंगे ए पॉइंट या पहला पॉइंट इसके अंदर डालेंगे। इसमें लिखेंगे आप हेडिंग है इसकी मांग और आपूर्ति में असंतुलन, ये हेडिंग है। इसके अंतर्गत डालेंगे जब समग्र आपूर्ति समग्र मांग को पूरा नहीं करती है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संकट जो था जैसी स्थिति यहाँ पर क्या कारण जो तेल में वृद्धि थी उससे क्या मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई है। मजदूरी और कच्चे माल की जो लागत है उसमें वृद्धि से भी यहाँ पर लागत प्रेरित मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये आप फर्स्ट हेडिंग में लिखेंगे। सेकंड हेडिंग में क्या लिखेंगे, इसी में आपकी सेकंड हेडिंग रहेगी। सेकंड हेडिंग में लिखेंगे अवसंरचनागत बाधाएं, आपके अवसंरचनागत आपके मुद्दे हैं। उदाहरण के लिए उपयुक्त सड़कों का अभाव, ठीक है, उसके कारण आपकी लॉजिस्टिक जो लागत है उनमें वृद्धि होती है। जैसे कि आपकी सड़क नहीं बनी होगी या कुछ वाहन जाने के लिए नहीं प्रॉब्लम होगा तो क्या उसमें लागतों में वृद्धि आएगी, ठीक है। बिजली की खराब आपूर्ति को पूरा करने में जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था के कारण भी यहाँ पर अतिरिक्त लागत आप पे आती है, ठीक है। इत्यादि ये सभी क्या है जो हमारे उत्पादन है उसकी लागत में वृद्धि के कारण बन सकते हैं। अगला क्या लिखेंगे मौसमी और चक्री उतार चढ़ाव, ये तो आपकी थर्ड हेडिंग होगी।
इसमें लिखेंगे विफल मानसून जैसी घटनाओं के कारण कृषि उत्पादकता में भी गिरावट आती है, जो उस वर्ष अपरिहार्य रूप से मुद्रास्फीति की परिणाम होती है। ठीक है, अगला क्या, चौथा नंबर, इसी के अंदर हेडिंग चल रही है जो मैंने आपको ऊपर बताई थी। ठीक है, जो स्टार्ट की सेकंड वाली मैंने, इसमें चौथी हेडिंग लिखेंगे कराधान में वृद्धि। इसके अंतर्गत लिखेंगे कर वस्तु की खुदरा कीमतों में वृद्धि करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु पर लगाए गए सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क जैसे कर वस्तु की लागत में वृद्धि करते हैं, ये लिखना है। फिफ्थ पॉइंट में क्या लिखेंगे, इसी में फिफ्थ पॉइंट आप लिखेंगे प्रशासित जो कीमत है उसमें वृद्धि, प्रशासित कीमतों में वृद्धि। इसके अंतर्गत आप क्या लिखना है, आपको यहाँ पे लिखेंगे जब सरकार खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पेट्रोलियम उत्पाद, ठीक है, इन पर करों आदि में वृद्धि करती है तो इसमें क्या मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। ये आपका यहाँ से आंसर पूरा होगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या डालेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे आप मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और अर्थव्यवस्था में मूल्य स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार ने एक संस्थागत मौद्रिक नीति समिति का गठन किया है। इसके अतिरिक्त सरकार की राजकोषीय नीति मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित मुद्रास्फीति के लक्ष्य को अनुरूप कार्य करती है। ठीक है, ये आप लिखेंगे और आपका आंसर यहाँ पर पूरा हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक व्यापक संरचनात्मक सुधार थे, चर्चा करना है। तो आप फर्स्ट बात क्या बताएंगे, 1991 का जो आर्थिक सुधार है उसके बारे में आप बताएंगे। सेकंड बात क्या बताएंगे, सेकंड बात बताएंगे 1991 के आर्थिक सुधार के मुख्य बिंदु। ठीक है, मुख्य बिंदु पर चर्चा करेंगे, क्या मुख्य बिंदु थे उसमें, और यहाँ पर उसको अच्छे से विस्तार करेंगे। उसके बाद अपना आप निष्कर्ष लिख देंगे तीसरे में, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में ही पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या रहेगा आंसर। देखो इसमें पहला पॉइंट आप जो कहाँ से लिखेंगे, 1991 के आर्थिक सुधार के बारे में बताएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखना है इसको, 1991 में भुगतान संतुलन संकट और बाद में मुद्रास्फीति है उसमें वृद्धि के कारण भारत ने व्यापक सुधारों को अपनाने के लिए विवश किया, जिसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, जिसे एलपीजी कहते हैं, के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है, 1991 के आर्थिक सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में एक व्यापक संरचनात्मक सुधार थे। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे, उदारीकरण लिखेंगे, उदारीकरण। तो उदारीकरण में क्या लिखेंगे, उदारीकरण में आप लिखेंगे लाइसेंसिंग। इसी उदारीकरण के अंदर हेडिंग है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग में लिखेंगे आप अधिकांश उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया था और अब कुछ ही उद्योग हैं जहाँ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित है, जैसे कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, इसमें सेकंड हेडिंग डालेंगे, उसी उदारीकरण में ही सेकंड हेडिंग है एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार या व्यवहार अधिनियम के तहत छूट। तो इसमें लिखेंगे अब नए उद्योग के विस्तार और स्थापना को सरकार की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में पूरा ध्यान अनुचित व्यापार प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया इसको। ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, तो आप ये पॉइंट छोड़ सकते हैं कि टफ लगेगा थोड़ा लिखने में, कुछ पॉइंट्स निकालने में अपने मन में। ठीक है, तो ये आप पॉइंट्स छोड़ सकते हैं। मैं अगला पॉइंट बता रहा हूँ, दूसरा वो पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसमें लिखेंगे हेडिंग डालेंगे पूंजी बाजार का उदारीकरण। ये आप पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छा है क्योंकि याद भी रहेगा आपको ये। तो इसमें लिखेंगे सेबी के विनियमन के अंतर्गत एक नई कंपनी शेयर और डिबेंचर जारी करने के साथ सरकार की अनुमति के बिना ही शुरू की जा सकती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे यहाँ से, तीसरा पॉइंट हेडिंग है विदेशी मुद्रा बाजार। लचीली विदेशी मुद्रा जो विनिमय दर है उसको शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या है विनिमय दर जो बाजार की ताकत है उस पर क्या निर्धारित की जाती है। ठीक है, 1993, ठीक है 1993-94 में विदेशी मुद्रा के संदर्भ में रुपए को व्यापार खातों को पूरी तरह से क्या है परिवर्तनीय बना दिया गया था। तो आपको ये पॉइंट तीसरी हेडिंग में लिखना है। चौथी हेडिंग में क्या पॉइंट लिखेंगे, चौथी हेडिंग में लिखेंगे आप प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, प्रतिबंधों को हटाने में क्या लिखेंगे, विलय, अधिग्रहण, औद्योगिक इकाई, उनको पृथक रखने जैसे कि प्रतिबंध हैं उनको काफ़ी हद तक यहाँ पर हटा दिया गया है। राइट, उसके बाद आपकी हेडिंग आपकी जो उदारीकरण से पूरी हो गई, उसके बाद क्या आएगी निजीकरण। ठीक है, सॉरी निजीकरण। ठीक है, तो निजीकरण में क्या लिखना है आपको, इसको देख लेते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन है उसके बारे में। तो इसमें आप पहले हेडिंग लिखेंगे या फिर आप स्टार्ट यहीं से कर सकते हैं, हेडिंग से भी कर सकते हैं। तो इसमें हेडिंग लिखेंगे आप निजीकरण में, इसमें कोई हेडिंग नहीं होगी, जो निजीकरण होगी ये आप इतना लिखेंगे, उसके बाद आप पॉइंट लिखेंगे। क्या पॉइंट लिखना है आपको, सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी बेचकर विनिवेश शुरू किया। ठीक है, क्या है, सरकार ने सार्वजनिक जो उपक्रम है उसकी इक्विटी बेचकर क्या है विनिवेश को शुरू किया। इस तरह के कदम के पीछे के उद्देश्य वित्तीय अनुशासन में सुधार और आधुनिकीकरण की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, इसने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र के कुशल कामकाज और प्रबंधकीय स्तरों पर बेहतर निर्णय लेने की मदद की है। ये आप इतना प्राइवेटाइजेशन में लिखेंगे, निजीकरण में। ठीक है, अगला क्या, वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण मतलब क्या है आपका ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, इसमें क्या लिखेंगे आप, इसमें लिखेंगे इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ
एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। हाल ही के दिनों में कई सेवाएं जैसे कि वॉयस आपकी जो आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया थी, जिन्हें आप बीपीओ या कॉल सेंटर के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड या बनाए रखना, लेखांकन कार्य करना, बैंकिंग सेवाएं करना, संगीत रिकॉर्डिंग करना, फिल्म संपादन, पुस्तक प्रतिलेखन, ये सब क्या है, इस कंपनियों के द्वारा यहाँ पर भारत में आउटसोर्सिंग इनमें किया जा रहा था। ये आप इतना लिख लेंगे, आपका क्या है, ग्लोबलाइजेशन का हो जाएगा, वैश्वीकरण का। ये आपका आंसर पूरा होता है। उसके बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे नीचे, आपका कंक्लूजन है। कंक्लूजन में आप लिखेंगे, इन सुधारों के साथ अब सरकार का ध्यान पहले व्याप्त लाइसेंस परमिट कोटा शासन से एक ऐसी शासन की ओर स्थानांतरित हो गया है जिसके अंतर्गत सरकार एक सुविधाकर्ता की भूमिका निभाती है, ठीक है, और निजी क्षेत्र को भारत के आर्थिक विकास को संचालित करने में अगर सक्रिय भूमिका है वो यहाँ पर निभाने में सक्षम बनाती है। ये पॉइंट लिखेंगे और आपका यहाँ पर आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अगला अपना 8वां नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता से आप क्या समझते हैं? भारत के लिए पूंजी खाते की परिवर्तनीयता के गुणों के दोषों का वर्णन करना है। इसमें देखो काफ़ी पॉइंट मिल जाएंगे हमको, क्योंकि गुण भी बताने हैं, दोष भी बताने हैं, पूंजी खाता क्या ये बताना है, पूंजी खाते परिवर्तनीयता क्या ये बताना है, ठीक है। तो दृष्टिकोण क्या रहेगा? दृष्टिकोण आपका रहेगा पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है वो क्या है, आपको ये बताना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप बताएंगे, भारत के संदर्भ में पूंजी खाते की पूर्ण जो यहाँ पर पूंजी खाता परिवर्तनीयता है उसकी ओर बढ़ते हुए पक्ष को विपक्ष की यहाँ पर पुष्टि करेंगे, क्या क्या है पक्ष में, हमारे क्या विपक्ष में रहेगा इसमें, ठीक है, वो बताएंगे। उसके बाद अपना निष्कर्ष लिख देंगे, या फिर इसके कोई गुण क्या क्या दोष हैं, जैसे कि वही मैंने बताया पक्ष में विपक्ष, वही आपको गुण दोषों में हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आंसर हमारा रहेगा 8वां, ठीक है। तो स्टार्ट आप करेंगे, आप पूंजी खाता परिवर्तनीयता क्या है इसको बताएंगे। पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ बिना किसी बाधा के निवेश संबंधित लेन देन करके स्वतंत्रता का होना, ठीक है। समान भाषा में इसको क्या बोलते हैं, समान भाषा में इसका अर्थ होता है कि रुपए स्थानीय मुद्रा को विदेशी मुद्रा में परिवर्तित किए बिना या कोई मात्रात्मक प्रतिबंध नहीं होगा इसमें, ठीक है। इसका निहितार्थ है कि पूंजी अंतर्वाह और बहिर्वाह इससे संबंधित मुद्रा स्थानांतरण की स्वतंत्रता होगी। इसलिए कभी कभी इसमें क्या है, पूंजीगत जो संपत्ति है उसमें उदारीकरण के रूप में भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पूरा हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा हेडिंग लिखेंगे या ब्लैक पेन से लिख सकते हैं इसको। वर्तमान में भारत चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देता है, लेकिन पूंजी खाते में केवल जो आंशिक परिवर्तनीयता है उसकी अनुमति ही देता है। ये आपको लिखना है। एक थोड़ा सा और लिखना है इसमें, आप कॉमा करके लिख सकते हैं। कॉमा करके लिखेंगे आप, तारापुर समिति की 1997 और 2006 की 2 रिपोर्ट ने पूर्ण जो आपकी वो रिपोर्ट थी, ठीक है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की जो रिपोर्ट थी उसको बढ़ने के मार्ग प्रशस्त किया था। बढ़ने के लिए क्या है, मार्ग प्रशस्त किया था। हालांकि उदारीकरण प्रारंभ होने के बाद पिछले 3 दशकों में पूंजी खाते को उदार बनाने की प्रक्रिया धीमी और सतर्कता से आगे बढ़ी है। ये पॉइंट आप ब्लैक पेन से लिख देंगे, ब्रैकेट कॉमा करके, ठीक है। अगला क्या है, अगला आप लिखेंगे पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता के गुण, ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता के जो गुण हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या गुण है इसको बताएंगे आप। पूर्ण पूंजी खाते परिवर्तनीयता के गुण इसमें लिखेंगे आप। पहली हेडिंग इसमें होगी, इसमें भी पहली हेडिंग होगी आपकी, क्या होगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच, ये हेडिंग है। तो इसमें लिखेंगे जो आपकी पूंजी खाता परिवर्तनीयता है उसके अतिरिक्त उदारीकरण की जो सुविधा है वो प्रदान करेगी इसको, ठीक है। विदेशी निवेश को क्या है, आकर्षित करेगी। सेकंड पॉइंट आप हेडिंग लिखना है इसमें, वित्तीय दक्षता में लाना, वित्तीय दक्षता को यहाँ पर लाना, ठीक है। एक ओपन निजी खाता, ठीक है, एक ओपन पूंजी खाता, सॉरी, ठीक है, एक ओपन पूंजी खाता वित्तीय क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु उपलब्ध कराकर अपने साथ अधिक विशेषज्ञता और नवाचार ला सकता है। ये पूंजी लागत से इसको, मतलब पूंजी लागत में इसको कम कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में हेडिंग लिखेंगे, निवेश के विकल्पों में वृद्धि। इसके आगे क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे भारत में निवासियों को अपने निवेश और उपभोग निर्णयों को वैश्विक जो ब्याज हैं उन दरों में व्यापार योग्य वस्तुओं को वैश्विक कीमतों पर आधारित करने पर अवसर मिलता है, ठीक है। इससे उनके हितों और कल्याण में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए भारतीय निवेशक विदेशी जो प्रतिभूति हैं उसमें परिसंपत्ति को निवेश करने में क्या है, सक्षम होंगे, ठीक है। अगला क्या है, फोर्थ पॉइंट डालेंगे हेडिंग। फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे निवेश जोखिमों से बचाओ। एक ओपन पूंजी खाता पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए जो आपका विश्व बाजार है उसका उपयोग करने में अवसर प्रदान करता है। ऐसा करके एक बचतकर्ताओं और निवेशकों दोनों को जोखिम में कमी के माध्यम से अपनी संपत्ति के वास्तविक मूल्य की रक्षा करने में समर्थ बनाता है। ये आपको यहाँ से पूरा हो जाएगा। उसके बाद क्या, जो आपकी पूंजी खाता परिवर्तनीयता है उसमें आपका जो यहाँ पे क्या विरुद्ध उसके तर्क हैं, ठीक है, जो क्या इसके पूंजी खाता के तर्क हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। क्या तर्क है इसके बता देंगे, जिसमें लिखेंगे तर्क, ठीक है। पूंजी खाता जो परिवर्तनीयता है उसके क्या विरुद्ध क्या तर्क हैं वो तर्क हम दे सकते हैं, क्योंकि देखो उसके विरुद्ध भी तर्क देना था और उसके पक्ष में भी देना था, ठीक है। तो उसके विरुद्ध में क्या लिखेंगे, पहली हेडिंग आपको डालना है। पहली हेडिंग में लिखेंगे
घरेलू बचत का बहिर्गमन, इसमें लिखेंगे काल्पनिक अफवाहों के कारण देश में पूंजी का जो पलायन है वो हो सकता है, जैसा कि 1997-98 के दौरान कुछ दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्था के मामले में ये देखा गया था। सेकंड हेडिंग में लिखेंगे आप कर परिहार, ठीक है। पूंजी खाता जो परिवर्तनता है उसमें घरेलू वित्तीय जो गतिविधि है आय के धन पर रोक लगाने, ठीक है, इस पर अधिकारियों की क्षमता को छीण कर सकता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट लिखेंगे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति क्या होती है, ये पॉइंट बताएंगे आप। अधिकतर बाजार में जो निर्धारित विनिमय दर हैं उसमें आधिकारिक तौर पर निश्चित विनिमय दरों से अधिक होती हैं। इस प्रकार जो आपकी पूंजी खाता परिवर्तनता है उसमें आधा जो आयात है उसमें क्या है कीमतों में वृद्धि हो सकती है या बढ़ सकती है, ठीक है, और लागत प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण यहाँ पर बन सकता है इसमें। अगला चौथा पॉइंट है अर्थव्यवस्था में व्यवधान, जिसमें जो पूंजी खाता परिवर्तनता है उसके कारण जो अनुचित प्रबंधन है उसमें मुद्रा का जो मूल्य ह्रास है वो हो सकता है और व्यापार में पूंजी प्रवाह को भी प्रभावित कर सकता है। ये आपको चारों हेडिंग यहाँ बतानी है। यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाता है। उसके बाद क्या लिखेंगे आप, कंक्लूजन, अपना निष्कर्ष डालेंगे। यहाँ निष्कर्ष में लिखेंगे तारापुर समिति में निर्धारित परिवर्तनीयता के लिए पूर्व शर्तों जो आपकी सकल घरेलू उत्पाद से लागत जो सकल राजकोषीय घाटे का 3.5% से कम होती वो यहाँ पर इसमें दिखाने को बताया गया था, ठीक है। और जो आपका CRR था वो 3% और सकल आपका जो घरेलू उत्पाद था वो यहाँ पर दिखाया था 5%, इससे कम होना इसको यहाँ पर प्राप्त किया जाना था। जो भी यहाँ पर कम हुआ है, जो भी कम दिखाया गया उसको यहाँ पर क्या प्राप्त किया जाना है। इस प्रकार यदि जो आपका पूंजी खाता परिवर्तनता है इसके लाभों को प्राप्त करना है तो इस संदर्भ में प्रयास किए जाने की यहाँ पर आवश्यकता होगी, ठीक है। ये आप बताएंगे निष्कर्ष में, उसके बाद आप यहाँ पर आंसर पूरा हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है नियोजित विकास स्वतंत्रोत्तर भारत के लिए में किए गए मुख्य आर्थिक सुधारों में से एक था। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मील का पत्थर क्यों माना जाता है। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तो फिर भी मैं बता देता हूँ इसको क्या है। अगर नहीं आता है आपको तो कोई नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, कोशिश करिएगा प्रैक्टिस करने की इसको। देखो इसमें आपका दृष्टिकोण क्या बनेगा, दृष्टिकोण आपका बनेगा इसमें जो स्वतंत्रोत्तर यहाँ पर विकास के लिए किए गए कार्य हैं वो यहाँ पे आपको बताने कि आर्थिक कार्य किए गए थे आपके बारे में यहाँ पर पहले बारे में बता देना इसको, ठीक है। दूसरी बात द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई क्या विकासात्मक योजना थी, सेकंड बात में बताएंगे। तीसरी बात में जो नियोजन के विकास के लिए योगदान का उल्लेख था वो बताएंगे क्या नियोजन का उल्लेख किया गया, तीसरी बात बताएंगे। चौथी बात में अपना निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। तो देखो जो आपका विभाजन और स्वतंत्रता है उसकी पृष्ठभूमि भारत की जो वैश्विक राष्ट्रीय आय में ठहराव है उसके उद्योगों में अल्प विकास। देखो ये क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ किस टाइप से आपको लिखना है, राइट। तो अगला मैं आपको 10वां क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, विभाजन और स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि भारत के प्रति जो आपके व्यक्ति राष्ट्रीय आय में ठहराव, उद्योगों और अल्प विकास के पर्याप्त जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें बृहद स्तर का निर्धनता, अत्यधिक बेरोजगारी और अल्प रोजगार आदि जैसे मुद्दों की चपेट में आ गया था, ठीक है। इस संदर्भ में नियोजित विकास भारत के विकासात्मक प्रयासों की प्रमुख रणनीति के रूप में सामने आया। इसने सामाजिक आर्थिक मोर्चों पर पर्याप्त प्रगति करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रगतिशील दर से उपयुक्त जो उपलब्ध हैं संसाधन के लिए व्यवस्थित उपयोग यहाँ पर प्रावधान किया इसमें, ठीक है। ये बताएंगे आप। उसके बाद देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके बारे में यहाँ पर बता देंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसके साथ क्या क्या आरंभ हुआ था, ठीक है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या इसमें क्यों मील का पत्थर उसको मनाता है आप ये बताएंगे, राइट। जो आपका महालनोबिस मॉडल था वो बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के महत्वपूर्ण कुछ योगदान थे आप वो यहाँ पर इसमें दिखा सकते हैं क्या क्या इसमें योगदान दिए गए थे, ठीक है। तो वो बताएंगे और उसके बाद यहाँ पे अपना आंसर पूरा कर देंगे, ठीक है। इस टाइप से आपको आंसर यहाँ लिखना रहेगा। मैं 10वां क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर किसी देश में भुगतान संतुलन से आप क्या आशय है, इस विशिष्ट घटकों का विवरण दीजिए। किसी देश के भुगतान संतुलन से क्या आशय है, इसके विभिन्न घटकों का विवरण देना है, ठीक है। तो हम क्या से लिखेंगे, दृष्टिकोण आप बताएंगे भुगतान संतुलन क्या है, ठीक है। भुगतान संतुलन के बारे में आप बताएंगे क्या है भुगतान संतुलन, जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या बताएंगे सेकंड पॉइंट में आपको बताना है किसी देश के भुगतान संतुलन की अवधारणा को स्पष्ट करेंगे क्या है ये और इसके विभिन्न घटकों पर बताएंगे, ठीक है। तीसरी बात आपको यहाँ पर निष्कर्ष डाल देना है अपना। तो देखते हैं क्या है भुगतान जो आपका संतुलन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ठीक है। तो इसको देखते हैं। भुगतान संतुलन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है किसी देश की निवासियों का एक जो शेष विश्व है उसमें बीच में एक निर्दिष्ट समयावधि के आमतौर पर एक वर्ष में वस्तुओं सेवाओं और परिसंपत्तियों के लेन देन का विवरण यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है। किसी देश का जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है BOP या भुगतान संतुलन उसकी वित्तीय एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाता है और सरकार की राजकोषीय तथा व्यापार नीति पर निर्णय के लिए यहाँ पर सहयोग करता है, ठीक है। भुगतान संतुलन के 3 मुख्य खाते होते हैं अर्थात चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता, 3 खाते होते हैं। तो चालू खाता के बारे में बता देंगे, जो भी मैंने बताया चालू खाता के बारे में बता देंगे क्या होता है, पूंजी खाता के बारे में बताएंगे क्या होता है और वित्तीय खाता के बारे में बताएंगे क्या है। देखो ये तो आपके जो पॉइंट हैं ये आपके स्टैटिक पॉइंट हैं,
अक्सर सबको पता ही होता है, जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो आप ये चीज़ पॉइंट आप अपने मन से खुद भी लिख सकते हैं, चालू खाता क्या है और आपका पूंजी खाता क्या है और आपका वित्तीय जो आपका खाता है वो क्या है, ठीक है। इस टाइप से आप ये तीनों बताएंगे और तीनों बताने के बाद आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा। आंसर पूरा होगा तो उसके बाद क्या निष्कर्ष में बता देता हूँ। निष्कर्ष में आपको क्या लिखना है, निष्कर्ष में आप लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने के नए लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय खातों को भी बैलेंस ऑफ पेमेंट एक घटक के रूप में यहाँ पर शामिल किया गया है, ठीक है। भारत ने इन संदर्भ में बदलाव किए, लेकिन RBI पुराने वर्गीकरण के अनुसार भी डेटा यहाँ पर प्रकाशित करता है, ठीक है। तो आपको ये बात आपको यहाँ से याद रखना है। बाकी आपको जो मैंने बताया पूंजी खाता और आपके यहाँ जितने भी खाते का नाम बताया, पूंजी खाता के चालू खाते जितने थे, ठीक है, और आपका वित्तीय खाता, तो इसके बारे में आप बता देंगे, ये पॉइंट्स आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर 10 क्वेश्चन तक आंसर पूरे होते हैं। और 11 मैं आपको दिखा देता हूँ। 11 नंबर क्वेश्चन क्या, लैंड पूलिंग क्या है, इसके लाभों का वर्णन करना है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस थोड़ा करना है इसमें, ठीक है। बाकी मैं 10 क्वेश्चन तक करा चुका हूँ, इसको प्रैक्टिस करना है। कल 11 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, 11 से 15, ठीक है। तो एंड करते हैं वीडियो को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।